फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाल ही में विदेशी मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है व्हाट द मुगल्स एवर डन फॉर अस। आप मेरे बैक में भी देख रहे होंगे। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, मुगलों ने हमारे लिए वास्तव में किया क्या है, इसको लेकर के था। आज मैं वास्तव में आपको बताने वाला हूं कि ये जो प्रोपोगेंडा है ये फैलाया क्यों जाता है और भारत के अंदर हो या फिर जो बाहर की जो मीडिया है वो ये सारे कार्य करती क्यों है। उदाहरण के लिए देखिए, जो बाबर और औरंगजेब भारत में तलवार लेकर नहीं बल्कि किसी टूरिस्ट वीजा कल्चरल एक्सचेंज करने भारत आए थे। जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो इसी की बू और इसी के जैसा आपको लगने वाला है। पूरी तरीके से बायस होकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। लेख का जो तर्क शक्ति तो देखिए कि लेखक का दावा है भारत में बाग बगीचे, मेहंदी, होली, दिवाली से लेकर के मौजूदा मोदी सरकार सब कुछ मुगलों की ही देन है। एक्चुअली लेखक आखिरी लाइन में जाते जाते एक और तरीका का जो अफीम है वो बो करके चला जाता है और जहां उसने लिखा है मुगलों ने भारतीय राजनीति को हिंदुत्व जैसी एक विलेन भी दे दिया जिसको बिना काम नहीं चल सकता। यानी कि उन्होंने बोला कि भारत को अगर अगर मुगल ना होते तो ये जो हिंदुत्व को लेकर के जो राजनीति 2014 के बाद में शुरू हुई है ये भी ना होती। इस तरीका की जो अफीम है ये इसी आर्टिकल के अंदर डाली गई है। मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। वाकई ये ऐतिहासिक कल्पनाएं जो हिस्टोरिकल फिक्शंस हैं उस पर आधारित घटी हुई प्रक्रिया मुझको नजर आती है। यह सवाल उठाना आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि यहां इतिहास नहीं बल्कि एक एजेंडा परोसा जा रहा है। अब बात आती है कि अक्सर जो अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है भारत के जटिल चुनावी बदलावों को एक साधारण और विलेन और विक्टिम बाइनरी के अंदर समेटने की कोशिश क्यों करता है। द इकोनॉमिस्ट के इस लेख में जो ये दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि बीजेपी का जो उदय है वो किसी नीति या विकास की वजह से नहीं बल्कि केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने मुगलों को खलनायक के रूप में पेश किया। इनका तर्क है कि मोदी सरकार की पूरी नींव ही मुगलों के प्रति नफरत पर टिकी हुई है। लेकिन सच क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो सच है जो मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसको आप पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद में ये ऐसा लिखेगा कि जैसे एक फिक्शन है और जो राइटर है उसे पहले से दिमाग में है कि मुझे वास्तव में दिखाना क्या है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि इसके जो सोर्स क्या हैं। जो ये आर्टिकल लिखा गया है इसके कोई सोर्स है? कोई सोर्स नहीं है। जो राइटर है वो जो भी उसके मन में आ रहा है वो लिखता हुआ आगे चला गया कि ठीक है भाई, जैसा जो होगा देख लेगा वो, कि मुझे लिखना है और मुझे जो मुगल हैं उनको ऐसे पेश करना है कि जो भी कुछ आज भारत में है वो मुगलों की देन है। और ये जो परसेप्शन है शायद जो लिखने वाला है उसे पैसा मिले और उसने वो लिख दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज अगर आप ये भारत के अंदर बोलते हैं कि मुगलों ने ये किया तो ये आज एक मीम है। ये आज जो मुगल जो है ना भारत के अंदर की मीम बन चुके हैं क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी कहानियां हैं वो आज सभी के सामने निकल करके आ चुकी हैं। इनकी असलियत क्या है देखिए। अब ये जो भ्रम है और क्लेम और रियलिटी क्या है। मोदी सरकार के उदय का जो श्रेय है वो मुगलों को देना हो, मुगलों का जो भारतीय साबित करने की पूरी कोशिश इसी के अंदर की गई है कि देखिए मुगल कोई बाहर से नहीं, वो तो भारत के अंदर ही थे, भारत के अंदर ही उन्होंने विवाह किए, शादी किए, यही कहे होकर के रह गए, इसीलिए वो भारतीय हैं। लेकिन मैं आज आपको इसमें ये बताने वाला हूं कि वास्तव में जो मुगल काल के अंदर और जो जो राजा इन्होंने बताए हैं कि उनके जो कंटेम्परेरी सोर्स हैं बिना उनके अगर आप कोई बात करोगे तो मुझे लगता है कि ये गलत है। देखिए, जो मुगल हुए हैं उनके जो समय में लिखी गई किताबें, उनके जो समय में आए विदेशी यात्री हैं या उनके जो दरबारी पत्रकार हैं, एक लेखक थे, उनको हमें देखना पड़ेगा कि भाई वास्तव में ये जो लिखा गया है इसमें कितनी सत्यता है। आइए थोड़ा देखेंगे। सांस्कृतिक और भाषा मुगल प्रभाव है। वो कहते हैं कि देखिए भारत के अंदर जो संस्कृति है या भाषा है उस पर मुगलों का प्रभाव है। आप मुझे बताइए, खान पान, सितार, हिंदी, फारसी, ये सब कुछ लेकर के भाई आप बताइए मुगल जो इस्लाम है उसके अंदर तो ये म्यूजिक हराम है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो म्यूजिक है वो हराम है। कोई इस तरह की इंडस्ट्री आप डेवलप हो नहीं सकती, आप मूवी देख नहीं सकते, आप म्यूजिक सुन नहीं सकते, तो ये सब कुछ हराम है। तो मुगल भाई कहां से आए थे? और मैं आज आपको बताऊंगा मुगल अपने आप को उसी तरीका का इस्लाम फॉलो करने के लिए कहते थे जिस तरीका से आप अफगानिस्तान में हो रहे हैं, यानी कि पूरी तरीका से सरिया लॉ। आगे थोड़ा देखते हैं इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रतिवाद। यानी कि इसके अंदर फैक्ट कुछ नहीं है, बस एक तरीका से जो मन में आया है वही लिखते चले गए। मुगलों को स्वयं की पहचान तैमूर से जोड़ी गई है और जो कि इनके समय में, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब के अंदर है कि इन्होंने आपको जो मुगल हैं तैमूर का वंशज बताया है। आगे आप देखिए कि मासिर ए आलमगिरी। देखिए, ये जो किताब है मासिर ए आलमगिरी, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो मुगलों के द्वारा जितने मंदिर तोड़े गए, जजिया कर वसूलना
बोला है, धर्म परिवर्तन कराना हो, या हिंदुओं की जो बच्ची हैं, महिलाएं हैं, उनको हरम के अंदर रखना हो, या हिंदुओं के साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना हो, ये उसी समय की मासिर आलमगीरी ये बुक है। अगर आप इस बुक को देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये अपने आप में आपको एजेंडा ही नजर आएगा, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं उसका कोई उन्होंने फैक्ट तो दिया नहीं भी मैं कहां से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मासिम आलमगीरी से, अगर मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें कि हमने ये जो देखा है कि ये जो पूरा आर्टिकल है इसको एक तरीका से रिफ्यूट करता है। सांस्कृतिक प्रभाव और मुगलों से कहीं पुराने हैं, फारसी हो या फिर ये देखिए हमारे तो जो दीपावली हो, होली हो, या फिर हमारे जो हमारा आर्किटेक्चर है ये मुगलों के आने से पहले भी है। या अगर आप संस्कृति, राजनीति, मोदी सरकार का आप सोचिए मुगलों से क्या लेना देना है भाई। मुगलों के द्वारा अगर किसी तरीका से अयोध्या में ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और हमने अपना रिक्लेम किया है, तो इसमें भी मुगलों का क्या योगदान है, समझ गए आप। तो ये सब चलता है भारत के अंदर, और भारत के अंदर देखिए गद्दार बहुत हैं, भारत के अंदर भारत को नीचा दिखाने वाले गद्दार बहुत हैं। भारत ने कुछ अचीव किया ना किया हो, लेकिन गद्दार बहुत ज्यादा भारत ने पाले हैं अपनी कोख में। अब देखना राजनीति के मुगलों का वर्तमान राजनीति में विलेन बनाया गया है। वही भारत में आपको अभी मैं दिखाऊंगा आगे, विलेन बनाया नहीं गया, ये मुगलों की सच्चाई है। मुगलों की सच्चाई यही है कि अगर आप मुगलों को पूरा इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मुगल वास्तव में थे क्या। भाषा, हिंदी भाषा और हमारे शब्दकोश में मुगलों की कुछ देर नहीं है। पहचान, आइडेंटिटी, मुगल मूल रूप से भारतीय थे और ये रच बस गए नहीं, मुगल यहाँ रच बस नहीं गए, मुगलों के द्वारा ये मुगलों के वंशज हैं जो आज भी बाबर को अपना बाप बताते हैं, औरंगजेब को अपना बाप बताते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश ले लिया और जिन्हों के पास आज पाकिस्तान है, यही तो इनकी औलादे हैं। तो ये यहाँ के कहाँ हो गए, और जो आज यहाँ पर 1947 के बाद में यहाँ पर इलीगल तरीका से रह रहे हैं 13-14 करोड़, ये भी तो वास्तव में मुगलों की ही औलाद है। वो कब घुले मिले हैं, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जय भारत माता का विरोध करते हैं, जो जय श्री राम का विरोध करते हैं, वो ये कौन है, ये मुगलों की ही तो औलाद है आज भी भारत के अंदर। तो कहां घुल मिल गए, कौन घुल मिल गया, कौन से कल्चर की बात कर रहे हो। अब देखिए भारतीय संगीत, सितार, ये सब झूठ है, क्योंकि इनके अंदर तो ये हराम है, इस्लाम के अंदर ये हराम है, म्यूजिक हराम है। तो आप सोचिए अयोध्या विवाद का राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित न्याय हुआ है। आप देखे होंगे कि एएसआई की रिपोर्ट किस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना केस चला। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इतिहास बताता है कि किस तरीका से राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर ये बाबर के द्वारा अपनी जो लौंडी थी जिसका नाम बाबरी था, उसके नाम पर ये मस्जिद वहां पर बना दी गई। आप जानते होंगे कि बाबर एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति था और उसके ऊपर तो किताब भी लिखी है। तो वो एक लड़का था जिसका नाम बाबरी था और बाबरी के नाम पर ही ये बना दिया गया। देखिए मुगलों को विलेन किसी सरकार ने नहीं बनाया बल्कि उनके स्वयं के ऐतिहासिक कृत्यों को बनाया गया, जो मैं अभी आपको बताया है। अब देखिए ऐतिहासिक अत्याचार, मुगलों की असली इतिहास और उनके दरबारी दस्तावेज क्या कहते हैं। मासिर आलमगीरी में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्रशासन द्वारा कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने जनेऊ काटे गए हैं, कितना जजिया कर लगाया गया है, गैर हिंदुओं से जजिया कर कैसे वसूला जाता तो उसकी एक प्रोसेस होती थी, उसको भी इसी के अंदर बताया गया है। और धार्मिक असहिष्णुता, जबरन धर्मांतरण और हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखना, ये सारा कुछ इनके जो कंटेम्प्रेरी इतिहास है वो ये बताता है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो आर्टिकल जिसने भी लिखा है, ये जो धिम्मी है, इसके द्वारा इसकी बात को सच मानोगे या जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है उसको आप सच मानोगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको ये जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है वही मानने चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज ये बैठ करके जो एसी रूम में लिख दिया आर्टिकल, भाई है कौन तू, कौन है, क्या कौन से रेफरेंस दिए हैं, कहां से किए हैं, मैं आगे कोई और वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि इनका किस तरीका से ये धिम्मीपन चलता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय मतदाता जागरूक है। यहाँ हम जो लेख हैं उसके जो दावे हैं उनकी एक हकीकत को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए बीजेपी का पूरा अस्तित्व 2014 की जीत केवल मुगल विलेन का नैरेटिव से पैदावार है, ऐसा वो मानता है। जमीनी हकीकत यह है कि 2014 का जो ऐतिहासिक जनादेश है वो मुगलों के खिलाफ नहीं था, बल्कि कांग्रेस के द्वारा जिस तरीका से यूपीए फर्स्ट और सेकंड के अंदर जिस तरीका से करप्शन किए गए थे, विफल गवर्नेंस के खिलाफ ये जो जनादेश था भारत का, ये था कि भाई भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है यूपीए के शासनकाल में। और हिंदुओं के प्रति जो हेट्रेड थी, आप जानते ही होंगे कि किस तरीका से कांग्रेस एक कम्युनल वायलेंस बिल लेकर के आ रही थी, जहां पर हिंदुओं को ही आप सोचिए कि एक तरीका से डिफेक्टो एक तरीका से विलेन घोषित कर दिया जाता। अब इतना ही नहीं है, ये जो लेख है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि गंधार ही
जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और ये मुगलों के बिना भारतीय लोकतंत्र का ये स्वरूप संभव ही नहीं था। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि भारतीय लोकतंत्र का अपमान भी है। अब देखिए, अगर मैंने जैसा आपको बताया कि इतिहास की अगर इनको भावनाओं के चश्मों से अगर नहीं देखेंगे बल्कि साक्ष्यों के रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेख में अयोध्या का जो विवादित ढांचे गिराने पर जो आंसू बहाए गए हैं, वास्तव में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एएसआई के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और सर्वोच्च अदालत के द्वारा इन सबको वर्षों वर्षों तक देखा गया और उसके बाद में ही ये जो वर्डिक्ट है वो आया और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुगलों को विलेन किसी राजनीति दल ने नहीं बनाया है बल्कि उनके समय के जो कंटेम्प्रेरी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको देखोगे, जिसका नाम मैंने आपको बताया है मासिर आलमगिरी, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको एकदम समझ में आएगा कि उसके अंदर सीधा सीधा लिखा गया है कि कितने मंदिर ध्वस्त किए गए हैं, हिंदुओं से कितना जजिया कर वसूला जाता था, कितनी बड़ी संख्या में कत्लेआम किए गए। लेख इन तथ्यों को छिपा लेकर यह दिखाना चाहता है कि नहीं, जो भी आज भारत के अंदर है वो मुगलों के हेट्रेड से या फिर उनके प्रतिशोध में ही पैदा हुआ है। फ्रेंड्स, मंदिर को मस्जिद बताना, भारतीय इतिहास को मिटाना, असल में इतिहास को सही तथ्यों के साथ परिभाषित करना, उसे मिटाना नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हिस्टोरिकल एप्रोप्रिएशन, ऐतिहासिक अतिक्रमण को ही सुधारना है। यही हिस्टोरिकल एप्रोप्रिएशन हमें मुगलों की पहचान के उस विरोधाभास पर ले आता है जिसे विदेशी मीडिया का अक्सर दबा देती है। राष्ट्रीय पहचान केवल यहां से बस जाने तक नहीं होती। लेखक बहुत हताशा के साथ साबित करना चाहता है कि मुगल भारतीय थे क्योंकि उन्होंने यहीं शादियां की और यहीं पर वो बस गए। लेकिन अगर हम इसका जो रियलिटी चेक है अगर वो देखते हैं तो मुगल खुद को कभी भी भारत का मानते ही नहीं थे, बल्कि वो सल्तनत गुरुकानिया जिसका सीधा सा तैमूर लंग से संबंध था, उस खानदान से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे। अब देखिए, अगर बात करते हैं उनके वंश की और उनके जुनून की, तो वो इस बात पर गर्व करते थे कि उनके खून में तैमूर और चंगेज खान जैसे जो वंश हैं उनका खून दौड़ रहा है। उन्होंने कभी भी अपने आप को भारतीय माना ही नहीं। वो स्वदेशी रक्षक नहीं बल्कि स्वदेश के भक्षक थे। अगर हम देखें कि जो शाही ए किरान ए सानी, ये जो उपाधि है साहिब ए किरान ए सानी की जो उपाधि है शाहजहां ने खुद को दी थी, यह कोई मामूली टाइटल नहीं था बल्कि दोस्तों यह तैमूर की उपाधि थी। अपने पैतृक वतन मध्य एशिया से इतना लगाव था उसे कि फिर भी उसे पागलपन इसी तरीका से भारतीय सैनिकों को मारने के लिए झोंक दिया गया था। भाषा, अगर तुर्की, अगर उनकी भाषा की जड़ें देखा और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो जबरन धर्मांतरण, जो कि ओरिजिनल कर्ता धर्ता थे भारत के, अचानक से उन्हें भारतीय कह देना, मुझे लगता है कि ये जो मुगल हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डेरोगेटरी होगा, क्योंकि मुगल अपने आप को कभी भी भारत के साथ में जुड़ा हुआ मानते ही नहीं थे। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है जिसके अंदर ये दावे किए गए हैं ये अपने आप में बायस है। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि तैमूर लंग हो या चंगेज खान हो, ये जो सल्तनत ए गुरकानिया इससे जुड़ा हुआ ये मानते थे मुगल अपने आप को, तो ये जो आर्टिकल साबित करना चाहता है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा बायस है। और हमारा काम यही है कि हम अपने देश के लोगों को इनके विषय में जगाएं कि ये जिस तरीका का जो प्रोपोगेंडा है आज तक करते रहे, क्योंकि उस समय पर सोशल मीडिया नहीं था और आज हमारे पास में ये जो रिसोर्सेज हैं ताकि हम एक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकें और अपने लोगों तक पहुंचा सकें और बता सकें कि वास्तव में ये कितने बड़े धूर्त थे, ये जो मुगल थे ये कितने बड़े हिंदू हेट्रेड थे, ये आपको जानना होगा। और अब जिस तरीका से ये सुगर कोटिंग की जा रही है इनके ऊपर, मुझे लगता है कि अब ये जो प्रयास हैं वो असफल हैं और मुझे लगता है कि जो भी आज ये कार्य कर रहा है वो हंसी का पात्र है, क्योंकि वो नहीं समझता कि तेरे आर्टिकल को किस तरीका से धज्जियां उड़ाई जाएंगी विद फैक्ट्स एंड फिगर के द्वारा। अब बात आता है इंडो यूरोपियन भाषा का परिवार की। अब देखिए, इंडो आर्यन भाषा संस्कृत है और जिसे कहते हैं फारसी भाषा। अब फारसी और संस्कृत दोनों ही इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से आती हैं। शब्दों की समानता मुगलों की देन नहीं बल्कि प्राचीन भाषा की उत्पत्ति है। अब कैसे आप कह सकते हो, देखिए ये हर चीज को एक तो इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज को अपना जो कहने की आदत है और फिर उसका गुड़ गोबर बना देने की आदत, ये बड़ी पुरानी है इनकी। ये लोग इसे कहते हैं कि ये कौवा की तरह है, अपना घोंसला कभी नहीं रखते, दूसरे के घोंसले में अपने अंडे देते हैं, तो ये इनके ऊपर फिट बैठता है।
है कि कुछ भी हो ये हमारा है। अब बताइए, संगीत जो कि हराम है इस्लाम में, उसको भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुगलों से आया है, तो अब इसको क्या कहोगे आप। भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध मुगलों के आक्रमण से सदियों पहले स्थापित हो चुके थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते मुगलों के आने के बाद में ये सब था। हिंदू और हिंदी शब्द सिंधु नदी के भौगोलिक पहचान, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से निकलते हैं और ये किसी आक्रमणकारी की खैरात की देन नहीं है। तो वही है कि देखिए, जो बात कहते हैं कि मुगलों ने भारत को सितार दिया, भाई इनमें तो ये हराम है, तो ये कैसे दे देंगे। भारत की वीणा और फारस का तनबूर ये सितार। अब फारस में कौन सा इस्लाम आ गया भैया, फारस में कब से इस्लाम आ गया, आप सोचिए इस बात को। तो एक तो ये है पाक कला, मुगलों ने भारत को खाना सिखाया। अरे उस रेगिस्तान में क्या होता था भाई, जहां से ये आए हैं वहां पर कितने आर्किटेक्चर बने हुए हैं, जहां से ये आए हैं वहां पर चावल होते हैं क्या, ये जो बिरयानी लेकर के आए हैं। मैंने जैसे बताया कि इनके अंदर वही है कि जो भी कुछ है वो इनका है, और धूर्तता है ना। तो धूर्तता है, बस वही समझ लीजिए आप। मुगल काल भारतीय इतिहास का एक अध्याय मात्र है, विदेशी आक्रमण, सत्ता संघर्ष और क्रूर प्रशासनिक नीतियों से भरा हुआ है। ये बिल्कुल सही वर्णन है जो मुगलों का है। वो भारत से आए, वो आक्रांता थे, वो भारत को लूटने आए थे और भारत को लूटा। भारत पर उन्होंने कई वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक अत्याचार किए। वो अपने जो मजहबी एजेंडा था उससे प्रेरित थे, हिंदुओं को काफिर देखते थे और उनका कत्ल किया, और उनको उनका जो धर्म है वो जबरन परिवर्तन करके उनको मजहब में लेकर के चले गए, और उसके बाद में उनका नरसंहार इन्हीं के द्वारा किया गया। और ये इतिहास से आप जानते होंगे कि आजादी के बाद में किस तरीका से नेहरू, गांधी और इनके द्वारा इतिहास के जो बागडोर है लिखने की, ये जो कम्युनिस्ट और ये जो पंचमक्कार गैंग है इसको दे दी गई, और उनके द्वारा इनकी जो व्हाइट वॉशिंग है वो बहुत अच्छे से की गई। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए उनकी भी व्हाइट वॉशिंग अच्छे से की गई, और ये जो मुगल हैं इनकी जो व्हाइट वॉशिंग की गई। और उसके बाद में वही कि जो 1000 साल तक तो तुम शासन कर गए, और फिर भी विलेन जो है वो एक ब्राह्मण हो गया कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किए हैं। तो आप अगर जो मूर्ख हैं वो तो लड़ेंगे इस बात पे कि भाई मुगलों, ये जो पंडितों ने अत्याचार किए हैं राजपूतों के द्वारा या फिर ये दलितों पर अत्याचार किए, ये मूर्खों की सामग्री है। जो लोग जानते हैं कि भैया 1000 साल तक तो ये विदेशी आक्रांताओं ने हमें पीटा है, तो फिर कब ऐसे ये जो ब्राह्मण थे सत्ता में कब थे कि जिन्होंने अत्याचार कर लिए। तो भाई देखिए यही है। और मैं तो ये कहता नहीं कि कोई भी समाज एक इक्वल होता है या कहीं पे ऊंच नीच नहीं होते, लेकिन उसको मैग्नीफाई करने का कार्य यही पंचमक्कार गैंग के द्वारा भारत के अंदर किया गया है। और हमें ये जो एजेंडा है इसमें फंसना नहीं है, बल्कि हमारा जो असली दुश्मन है वो यही पंचमक्कार गैंग है, जिसने भारत के तोड़ करके 3 टुकड़े कर दिए। और आज भारत के अंदर भीम मीम के नाम पर और इसके और उसके नाम पर भारत को लड़ा रहे, ऊंच नीच के नाम पर, ये जंगली है और वो शहरी है, और इस नाम पर अलग अलग तरीका से भारत को लड़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन जो पंचमक्कार गैंग है इनकी बैंड बजती रहेगी, और अब इनके जो दिन हैं वो बुरे हैं, और बुरे होने वाले हैं आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।